लेकिन क्योंकि मैंने कौशिक साहब अभी चिराग पासवान की तो बात की ही, वहीं दूसरी तरफ नाम ये भी आ रहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को भी मंत्री बना दिया जाएगा। भाई स्ट्राइक रेट तो देखिए उनका भी बहुत अच्छा रहा। अब आप मांझी की अगर बात कर लेंगे तो मांझी ने तो उतारा ही था सब आसपास नजदीक, मतलब रिश्तेदारी नातेदारी पूरी निभाई थी उन गिनी चुनी सीटों पर भी। देखो आप ही की स्क्रीन पे मांझी साहब ने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा भी कि नीतीश जी को एक बार सत्ता फिर क्यों मिली है। जहां भाई भतीजेवाद रिश्तेदार का जो आरोप मांझी पर लग रहा था उसकी भी उन्होंने तारीफ की कि ये आरोप नीतीश जी पर नहीं लगता। तो ये एक बड़ी बात है और बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे मांझी साहब की तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि दिल पे वो, चेहरे पे वो खुशी थी जो चुनाव के दौरान सीट बंटवारे से पहले जो झंझलाहट देखी गई, मीडिया में तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन ये ज़रूर है कि जितने भी घटक दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं और स्क्रीन पर जो हम देख पा रहे हैं उनके चेहरे बता रहे हैं कि अब सब कुछ ओके है। अब नीतीश जी का नेतृत्व उनको बड़ा ईमानदारी से दिल से स्वीकार है। अब इसमें इफ एंड बट नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, तमाम राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी से ये सीखना पड़ेगा। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, गुजरात का मैं एग्जाम्पल दे दूं कि जहां मुख्यमंत्रियों के साथ 2 बार पूरा मंत्रिमंडल बदला गया हो, अभी हाल में मंत्रिमंडल बदला गया, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। और सारे लोगों को आप देखेंगे जब उपस्थित होते हैं तो चेहरे पर वही सुकून, ईमानदारी से, कोई ऐसी बात नहीं जैसे उसे छीना गया है, कोई मीडिया में ऐसी चर्चा नहीं जिससे लगा हो कि दबाव डालकर के उनसे इस्तीफे लिए गए हैं। यदि ये व्यवस्था अन्य राजनीतिक दल समझें कि सेवा भाव क्या है, समर्पण क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश ही सर्वोपर है, इन सब बातों को लेकर के राजनीतिक दल चलेंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके की भरोसे की जो बात हम सब लोग करते हैं वो निश्चित तौर से जो झंझलाहट चुनाव के दौरान, चुनाव के पीछे दिखती है वो नहीं दिखेगी। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व समझ सोच करके यदि कोई निर्णय ले रहा है तो निश्चित तौर से उसमें कहीं न कहीं पार्टी का ही भला है। अच्छा, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी देखिए केंद्रीय मंत्री हैं, मंच पर मौजूद हैं, नायब सिंह सैनी आपको साथ ही नजर आ रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले अरुण साव भी आपको मंच पर नजर आए थे और एक तरफ बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ सरकार में भी है, अरुण साव की इस वक्त मौजूदगी रही। और देखिए हर कोई जो भी पहुंच रहा है अमित शाह से भी मिल रहा है, उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनके बगल में जेपी नड्डा साहब बैठे हुए हैं, पीछे की तरफ मुख्यमंत्रियों की जगह यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन क्योंकि केंद्र में चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीडीपी सरकार की साथी है, ऐसे में वो साथ में अमित शाह के बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह अब से ठीक 20 मिनट बाद शुरू होगा और भव्य शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहा है। 11:09 हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त मंच पर नजर आएंगे क्योंकि अब अमित शाह, जेपी नड्डा साहब मंच पर मौजूद है, तो ऐसे में किसी भी समय प्रधानमंत्री मोदी के इस मंच पर पहुंचने की पूरी तरीके से संभावना नजर आती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है प्रेम कुमार सर कि अगर जनता ने इतना बड़ा मौका दिया है तो आने वाले 5 साल का रोड मैप भी कुछ ऐसा होना चाहिए किए गए वायदों के इतर कि आपने जो नहीं किया या जो आप बेहतर कर सकते हैं, आने वाले 5 सालों में जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। देखिए जिम्मेदारी तो और बढ़ती है, जैसे कि एक और टर्म मिला है, पहले से कंटिन्यूएशन है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगती है कि पलायन जो है जिसको लेकर के बहुत कमिटमेंट भी किया गया है कि बिहार के लोग बिहार में ही नौकरी करें, प्रदेश से बाहर न जाएं, रोज़गार के अवसर पैदा हों। 1 करोड़ रोज़गार का वादा नीतीश कुमार जी ने भी किया है। तो इन कसौटियों पर उतरना अपने आप में एक चुनौती है, ऐसा नहीं है कि आसान है, लेकिन इसको अगर संकल्प के साथ में एक सरकार अपने साथ जोड़ती है तो फिर जनता उसको फिर आगे मौका देगी। अगर आप 1 करोड़ वादे पर टिके रहते हैं, महिलाओं के प्रति जो कमिटमेंट है, जैसे 10,000 रुपये दिए गए, बाकी महिलाओं को भी उम्मीद है कि उनके भी खाते में आएंगे, सबको भरोसा भी दिया गया है कि क्रमशः आते रहेंगे, तो वो आए, वो सीड मनी है कुछ खड़ा करने की, आत्मनिर्भर होने की, तो उसमें वो और सहयोग मिले, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आधारभूत संरचना जिसके लिए बिहार तरसता रहा है उसके तरफ भी ध्यान देने की, उसमें सड़क पर काम हुआ दिखता है, बिजली की उपलब्धता तो देश भर में है, बिहार में भी है, लेकिन बाकी सिंचाई को लेकर के काम किया जाना कृषि के क्षेत्र में बाकी है।
तो वो क्षेत्र जो प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन जो है, उस पर अगर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, नई सड़कें और बननी चाहिए, बिजली सुधार पर और काम होना चाहिए, जल जीवन मिशन का एक्सपेंशन वहां पर करना चाहिए। एक कौशिक साहब, शराबबंदी कानून में संशोधन एक बड़ा चर्चा का विषय है कि उसको आगे सरकार कैसे लेकर जा सकती है, लेकिन औद्योगिक निवेश को लेकर देखिए बड़ी चर्चा हुई, खासतौर पर पटना में भी, गया, भागलपुर, ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, यहाँ पर उद्योग कैसे डेवलप होगा, उस उद्योग की वजह से रोजगार सृजन होगा तो पलायन रुकेगा। इस पर भी 5 साल के रोड मैप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट डेडिकेटेड होना चाहिए कम से कम। देखो, यदि ईमानदारी से जेडीयू ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की और बिहार के लोगों की बात सुनी होगी तो उनकी समझ में आ गया होगा कि अभी भी कुछ कमी है। तमाम यहाँ से पत्रकार बंधु बिहार के चुनाव में गए और सबने ये महसूस किया रोड तो बहुत अच्छे हैं, लाइट भी बहुत अच्छी लगी हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि उद्योगों की कमी है। जहां केंद्र का समर्थन हो, 2 इंजन की सरकार हो, लगातार 10 साल से सरकार है, जितना बिहार में उद्योगों को लगाने का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। शराबबंदी को लेकर के निश्चित तौर से वोट मिला, लेकिन अभी भी मैं कमी मानता हूं। शराबबंदी के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में बिहार के लोगों ने जान गंवाई है। वो एक ऐसा कॉकस जिसको अभी भी नीतीश सरकार नहीं तोड़ पाई, उस पर बड़ा काम करना पड़ेगा। मतलब बड़ा फैसला लिया, उस बड़े फैसले का फायदा भी बहुत हुआ, लेकिन एक उसका ऑल्टरनेटिव अवैध शराब, कच्ची शराब बनाना, इसने बड़ी जाने, जहरीली शराब क्यों प्रेम सर, बड़े केसेस आए उसको लेकर। वही मैंने कहा ना कि इसमें संशोधन एक चर्चा योग्य विषय संभावित है इस फैसले को बरकरार रखते हुए, आप मानते हैं? बहुत संक्षेप में शराबबंदी को समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए जन स्वराज जैसी पार्टी ने नारा दिया हम शराबबंदी का वर्तमान कानून ख़त्म कर देंगे, या इवन महागठबंधन में भी मांग उठ रही थी, आरजेडी की तरफ से भी कहा गया, एनडीए में भी डिमांड उठ रही थी कि शराबबंदी कि ये जारी रहे या बंद हो। तो शराबबंदी जो अभी है उसका सामाजिक जो उद्देश्य है कि महिलाओं को सुरक्षा देना, शराब से मुक्ति, ये बड़ा उद्देश्य है। एक सेकंड प्रेम सर रोकूंगी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जनताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पहली बार मोदी जी आ रहे वो सेरेमनी में, हाँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भी सब आप बेटे होने रहते कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब जनता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा है। ठीक है, तो जाहिर है खुश नजर आ रहे हैं। और निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, आज पिता 10वीं बार शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के तौर पर करने वाले हैं। प्रेम सर जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के गांधी मैदान पहुंचने की जानकारी है, फौरन तस्वीरें भी आने लगेंगी अभी। मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी के इर्द गिर्द जो भ्रष्टाचार पनपा है वो भ्रष्टाचार चिंता का विषय जरूर है, लेकिन शराबबंदी खत्म कर दी जाए ये एक बड़ा सवाल है। ये एक और बात है कि शराबबंदी सिर्फ बिहार में क्यों, पूरे देश में होगा तभी तस्करी और जो चीजें वो रुकेगी। लेकिन कौशिक साहब, एनडीए में तो शायद इसकी चर्चा नहीं हुई कि शराबबंदी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। हाँ, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैंने महागठबंधन के लिए ये जरूर सुना कि भाई इनफैक्ट मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे तो फिर कहाँ ठेके पहुंचेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखो, जन स्वराज पार्टी ने तो निश्चित तौर से अपने घोषणा पत्र में कहा ही, और उसका रिजल्ट देख लिया कि बिहार की महिलाएं और युवा ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित तौर से मान के देखिए पूर्णिमा जी, वो तब भी हम लोग गए और अब भी हमने कई बार गए बिहार में, फर्क तो पड़ा है इस बात का। शराबबंदी को भी तमाम महिलाओं से बात की जाए, दुबके छुपके जाती है, कच्ची और जैसे भट्टियों पर शराब बना करके जो सप्लाई होता है वो एक अलग टाइप का कॉकस है। और मैं बड़ा ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि वो नीतीश सरकार उसको ख़त्म नहीं कर पाई। निश्चित तौर से जाइए, अधिकतर जिन राज्यों में शराबबंदी है वहाँ कॉकस काम करता है, पर ऐसा नहीं कि सैकड़ों की संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं। हर 6 महीने में एक रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ इतने लोग मर गए। ये बिहार में देखने को मिला। दूसरा, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज जो हुआ, बार बार लाठीचार्ज हुआ, एक ऐसा ब्लूप्रिंट नीतीश सरकार को अब बनाना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी। कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार के शिकार हैं, क्यों बार बार परीक्षाएं स्थगित होती हैं, क्या ईमानदारी से जो इनकी एजुकेशन है उसके हिसाब से उनको कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब शुरू के 100 दिन
शुरू के 100 दिन, जब 100 दिन की बात सरकार ये करती है कि भाई 100 दिन के डिलीवरेबल्स हमारे क्या हैं, तो उन 100 दिन के डिलीवरेबल्स में आपका 5 लाख रोजगार का जो रोड मैप था वो क्या होना चाहिए, 1 करोड़ मतलब उससे भी ज्यादा जो बाद में अनाउंस किया था, फिर इंडस्ट्री कॉरिडोर्स निवेश के लिए एक इसका 100 दिन का खाका तो पहले से ही तैयार होगा। नहीं, जब तक आप खाका तैयार नहीं करेंगे तो आप उस पर बढ़ेंगे कैसे? कुछ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तो आपको तैयार करना पड़ेगा जहां आप उसकी समीक्षा 100 दिन बाद कर सकें, 6 महीने बाद कर सकें, 1 साल बाद कर सकें। ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी। और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को समझते हैं नीतीश जी, और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे बैलेट पेपर में आपने देखा होगा अधिकतर राज्यों में